मित्रों नमस्कार। पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, लेसन नंबर 6। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आज इसका दूसरा दिन है। आइए आगे चलते हैं। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्रायः निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज़्यादातर असली ज़िंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली ज़िंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरी सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक विकल्प था और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वे उसकी योग्यता के बहुत नीचे काम है और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे ज़िंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहाँ के तहाँ बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतज़ार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतज़ार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर वे यहीं बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूं कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे ज़ोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है, इससे हमारा ज़्यादा कारोबार नहीं है, इससे हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो ये आपको आपकी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हों। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में
बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाने चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहें कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हों। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। उनका कहना था, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है तो फिर यह क्या है? माइक और मैं उनसे यह सवाल पूछते थे। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी उतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे बड़ी शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियां तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ है, अनुबंधों का हुआ है। तो आपकी अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेज़ी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज़्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे प्रतिभाशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहूँगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के
मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफ़ी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेज में फंसा हुआ था। मेरे पास नगद पैसा नहीं था, क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज़्यादा नगद थे, जो तेज़ी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 के हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्रवाई चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर खरीदने की इजाज़त दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटना के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फ़ी मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दी, और इसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिया। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है? 10% ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $1,90,000 से ज़्यादा 10% ब्याज पर शपथ पत्र पर बनाने में कामयाब हो गए थे। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $19,000 हो गई थी और इसका ज़्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस $19,000 प्रति वर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। बचत। आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा और 50% टैक्स के हिसाब से कितना पैसा चुकाना होगा? अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, यह इसका एक आसान उदाहरण है। खुद से पूछें कि $1,90,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगी? और शपथ पत्र 30 सालों तक वैध था। मुझे आशा है कि मुझे कभी $1,90,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वे मुझे मूलधन देते हैं और इसके अलावा 30 साल के समय में $1,19,000 दिए जाने से कुल आमदनी $5,00,000 से ज़्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए
ऐसा होता है और यह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फीनिक्स रियल एस्टेट बाज़ार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाज़ार साबित हुआ। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है और एक बार फिर से $2,500 प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सौदा होगा और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। ये एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर मैं $2,000 अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 सालों तक फिर से बढ़ा देता हूं। निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूं, मैं नहीं जानता, परंतु ये $100 हर महीने बचाने से बेहतर तो है ही। $100 हर महीने दरअसल $150 प्रतिमाह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप पर 5% टैक्स लगता है। यह करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह सुनिश्चित हो सकता है, परंतु यह स्मार्ट नहीं है। मित्रों, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका दूसरा भाग आज हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।